देश के सबसे ताकतवर नेता में शुमार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर पहुंचे, जहां पर वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पहुंचकर संघ के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस सरगर्मियां बढ़ने की दो प्रमुख वजह हैं। पहली वजह है, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी आरएसएस के कार्यालय पर पहुंचे हैं, यानी कि जिस आरएसएस से मोदी और बीजेपी के संबंधों को लेकर कहा जाता है कि आरएसएस के बगैर बीजेपी नहीं और बीजेपी के बगैर आरएसएस नहीं, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में मोदी को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पहुंचने में 11 साल लग गए। कहा यह भी जाता है कि इन 11 सालों में मोदी और मोहन भागवत के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कई दफा देखा जाता है और सुना भी गया है कि भागवत के कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जिनसे ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जैसे दिसंबर 2024 में भागवत का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं या स्वीकार नहीं किया जाएगा। जून 2022 में मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने और हर दिन एक नया विवाद शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा मोहन भागवत ने एक और बयान में कहा था कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उससे पहले या 10 साल तक शांतिपूर्ण रहा था। ऐसा लग रहा है कि पुरानी बंदूक संस्कृति समाप्त हो गई है, अचानक वहां पर तनाव पैदा हुआ है या फिर पैदा किया गया है। उसकी आग में अभी भी मणिपुर जल रहा है। इसे प्राथमिकता देना चाहिए सरकार को और इस पर ध्यान देना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन लोग अपने आप को भगवान बताने पर तुले हुए हैं। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मीडिया के इंटरव्यू के दौरान कहा कि बीजेपी अब सक्षम पार्टी बन गई है। अब वो समय नहीं रहा जब हमें आरएसएस की आवश्यकता चुनाव जीतने में पड़ती थी, यानी अब आरएसएस की मुझे आवश्यकता नहीं है। नड्डा के इस बयान का उस समय सरगर्मियां भी खूब बढ़ गई थी। कहा जाता है कि भागवत खुद बीजेपी और नड्डा से अंदरूनी नाराज हो गए थे, इसीलिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आरएसएस में काम करने वाला एक नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बना और आज सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है। एक साधारण प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर पीएम मोदी के जीवन में कई चुनौतियां आई हैं। यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। 8 साल की उम्र में आरएसएस की स्थानीय शाखा में वो शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी का जीवन, आरएसएस से उनका जुड़ाव, बीजेपी में उनका उदय एक दिलचस्प कहानी है। पीएम मोदी ने राजनीति में हर ऊंचाइयों को छुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। संघ प्रचारक के रूप में भी मोदी 1960 के दशक में अंत में आरएसएस के अस्थायी सदस्य बन गए और अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में हेडगेवार भवन में रहने चले गए। उन्होंने वहां प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के सहायक के रूप में काम किया। इनामदार गुजरात और महाराष्ट्र शाखाओं के प्रभारी थे। पूर्व वकील इनामदार मोदी को अपना मानस पुत्र मानते थे। मोदी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। आरएसएस में यह एक ऐसा सामान्य रिश्ता था जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप था। मोदी को 1972 में प्रचारक बनाया गया। अगले साल वह नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए। यह आंदोलन गुजरात में छात्रों द्वारा शुरू किया गया था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आरएसएस ने उन्हें अपने छात्र संघ एबीपी के स्थानीय शाखा में भी भेजा था। उस समय मोदी गुजरात विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए पंजीकृत थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से स्नातक की डिग्री पूरी की थी। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार की ओर से घोषित आपातकाल के दौरान मोदी अंडरग्राउंड हो गए थे। आपातकाल के कारण आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। मोदी का काम सरकार विरोधी पर्चा बांटना और आरएसएस के कैदियों के परिवारों की देखभाल करना था। उन्होंने विदेश में बसे गुजरातियों से भी मदद मांगी थी। उस समय आपातकाल के बाद उन्हें इस काले दौर के पीड़ितों से गवाही इकट्ठा करने का भी काम सौंपा गया। इसका उद्देश्य एक किताब लिखना था। इस दौरान वे कई जनसंख्या नेताओं से मिले और पूरे भारत की यात्रा शुरू की। जनसंख्या नेता आपातकाल के पहले शिकार बने थे। 1978 में उन्हें विभाग प्रचारक बनाया गया, जिसके बाद वे संभाग प्रचारक बने। वह सूरत और बड़ौदा डिवीजन के आरएसएस के प्रभारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बन गए थे। आज इसे वडोदरा के नाम से जाना जाता है। 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक बनाया गया। उनका मिशन गुजरात में मौजूद विभिन्न संघ परिवार के घटकों का समन्वय करना था, जिसमें किसान संगठन, भारतीय किसान संघ, एबीपी और बीएचपी शामिल थे। गुजरात में मुख्य आरएसएस आयोजक के रूप में मोदी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य 1985 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के हिंदू पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना था।
1980 के दशक के मध्य तक मोदी की आयोजन क्षमता को व्यापक रूप से सराहा गया। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मोदी की सेवाओं को पार्टी के लिए लेने का फैसला किया। 1987 में मोदी को बीजेपी में भेजा गया। उन्हें गुजरात शाखा के प्रमुख के रूप में संगठन मंत्री का महत्वपूर्ण पद दिया गया। संगठन के सचिवों ने पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया। यह पद 1950 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय के लिए बनाया गया था, जो जनसंघ के प्रमुख थे। 1990 में मोदी अडानी की प्रसिद्ध रथ यात्रा के गुजराती खंड के प्रभारी मोदी बने थे। यह यात्रा राज्य के पश्चिम तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई थी। 1991 में नई बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा यानी कि एकता तीर्थ यात्रा हुई। इस यात्रा ने मोदी को राष्ट्रीय आयोजक के रूप में पदोन्नत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एकता का प्रदर्शन करना था। यह यात्रा कन्याकुमारी भारत के दक्षिण सिरे से शुरू होकर श्रीनगर उत्तर में यानी वहां तक निकाली गई। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके हिंदुत्व की राजनीति कमजोर हुई है। पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में भी उनको हार मिली। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि उसने राम मंदिर के निर्माण को एक अहम चुनावी मुद्दा बनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी को उनकी जिद के लिए फटकार भी लगाई थी, ऐसा कहा जाता है। चुनाव नतीजों के कुछ दिनों बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी के शासन की आलोचना की थी। क्या या आरएसएस और बीजेपी के बीच दरार का संकेत था या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। या भागवत और मोदी के बीच का ये कुछ खटास है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरएसएस को यह डर है कि मोदी का कद कहीं आरएसएस या संघ से बड़ा ना हो जाए। दूसरी वजह अब आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मोदी के नागपुर दौरे से सियासी गलियारों में हलचल क्यों है। तो बताते चले कि मोदी के इस दौरे से तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो हताश और निराश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब देश के दो ताकतवर लोग मिलेंगे तो देश की संस्कृति और बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी के इस दौरे से बीजेपी और आरएसएस के तमाम गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, कई प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में उन प्रदेशों को लेकर रणनीति तैयार हो जाएगी। इसके अलावा बीजेपी का कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात पर भी मुहर लग सकती है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिल नहीं रहा है और लगातार इसकी कवायद शुरू है, लगातार इस पर बातें हो रही है कि किसको आखिर पार्टी की कमान सौंपी जाए। कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, समन्वय नहीं बन पा रहा था, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी के नाम के आगे मोहर लगना अभी तक हो नहीं पा रहा है, और वो संभव होगा अब जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिल लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुलाकात एक तरीके से राजनीतिक भी है, आध्यात्मिक भी है और सांस्कृतिक भी है, क्योंकि देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस और संघ से पुराना रिश्ता रहा है, और उस रिश्ते को आज 11 साल बाद वो हेडक्वार्टर पहुंचकर उसको और मजबूत कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग पार्टियां, अलग लोग जो बातें कर रहे थे संघ और मोदी को लेकर कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात का आज मोहर लग गया, एक ताला लग गया है कि सब कुछ ठीक है और समन्वय और बातचीत का दौर दोनों ही तरफ से शुरू हो गई। वैसे इस पूरी मुलाकात को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।